क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 17 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज के हमारे टॉपिक हैं वो ये हैं कि देखिए, चंडीगढ़ ने जो कि पहला सिटी है भारत में जिसने साइकिलिंग पॉलिसी निकाली है, ठीक, उसका एक ड्राफ्ट बनाया यानी कि मसौदा तैयार किया है। अगला ये है कि भैया जैसे एनआरसी हुई थी अभी आपका आसाम में, वैसे ही एक रजिस्टर बनाया जा रहा है इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स यानी कि स्थानीय नागरिकों का। कहाँ पर? नागालैंड में। तो इससे कुछ आपत्तियां हैं, जानेंगे पूरा विस्तार से। ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल एनसीएससी, ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल नंबर 338। समझ में आ गई बात? तो ये इन्होंने मतलब एक ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की है, यानी कि शिकायत आप ऑनलाइन करो और फिर उसका वहाँ से निपटारा किया जाएगा। बाकी शेड्यूल कास्ट से कैसे कैसे उनकी जो है डेवलपमेंट पॉलिसी चल रही है, क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, ठीक। और इसके बाद जो है आपको पता है कि भारत ने आरसीईपी का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। अब सिंगापुर के जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भारतीय मूल के ही हैं, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया मिस कर रहा है और आरसीईपी इस टाइम पे इंडिया की बहुत ज़रूरत है और पैंडमिक चल रहा है, इस समय इंडिया को आना चाहिए, और ये सारी बातें हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, या फिर लैपटॉप, उसमें ज़्यादातर में सब में लिथियम आयन बैटरी ही होती है। अब उस पर रिसर्च चल रही है कि किस इसको और चीप और जो है रिलायबल कैसे बनाया जाए, उससे संबंधित, ठीक। और आज का जो हमारा 17 अप्रैल को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, यानी कि विश्व हीमोफोलिया फीलिया दिवस। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है और 7,000 टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए स्क्रीन पे ये दो नंबर हैं, 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक। और देखिए, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि चंडीगढ़ जो कि भारत में पहली बार पहला कोई ऐसा शहर है जिसने साइकिलिंग पॉलिसी से संबंधित एक ड्राफ्ट बनाया है। और इसको ड्राफ्ट किसने मसौदा तैयार किया? चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा, ठीक है। और ये जो मसौदा है इसमें ये साइकिलिंग को बताया जा रहा है कि भैया एक विकल्प के तौर पे, ट्रांसपोर्ट का एक विकल्प के तौर पे मोड, इसको मेजर ऑल्टरनेट मोड बनाना चाहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक, ज़्यादा दूर के लिए नहीं। और इसको मतलब सेफ वेब बनाना चाहते हैं, बेटर सेक्शन, साइकिल ट्रैक अलग से होंगे। यूपी में भी ऐसा हो चुका है वैसे तो, समाजवादी पार्टी के टाइम पे एक साइकिल पथ बनाए गए थे लखनऊ और गाजियाबाद में, कई जगह आपने देखे ही होंगे, मतलब अब वो है नहीं, ठीक। अबाउट 60 किलोमीटर ऑफ साइकिल जो नेटवर्क है, और मतलब है नहीं का मतलब ये है कि बाद में जो पार्टियां आई या फिर उन्होंने भी इतने अच्छा बनाया नहीं था, बाद में जो है उन्होंने इसको जो है मेंटेन नहीं किया। 60 किलोमीटर ऑफ साइकिल नेटवर्क बनाने की बात करी गई है। और जो है इसके की पॉइंट्स जो हैं इस वाली नीति के, वो ये है कि पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। और इसमें यह है कि कई सारे व्यूमन साइकिलिस्ट के लिए जो है उनकी सेफ्टी के लिए उन सब की बटन मतलब रखा जाएगा, प्रावधान होंगे, पैनिक बटन, और कई जगह ऐसा होगा कि वो मतलब विमेन सेफ रहें साइकिलिस्ट जो हैं। पार्किंग स्पेस बनाई जाएगी। और ये बड़ी अच्छा लगा मुझे, 7 दिन अगर आप साइकिल से काम पे जाते हैं तो आपको आधे दिन की छुट्टी मिल जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। और इसमें मॉनेटरी इंसेंटिव, मतलब कुछ पैसे वैसे मिले, आप डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल कर रहे हो साइकिल से, ज़्यादा करो ज़्यादा पैसे। और साइकिलिंग की लेन्स बनाई जाएंगी, साइकिल पथ बनाए जाएंगे उसी तरीके से, ताकि एक्सीडेंट का डर कम रहे। होता है ना, साइकिल वालों को समझते ही नहीं, ट्रक वाले को चल देते हैं तुरंत। और स्ट्रेटजीज जो है कुछ बनाई जाएंगी कि साइकिल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और पार्टिसिपेशन हो, ठीक, इसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो। और सेफ्टी साइकिलिस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखो, इसके आप वैसे भी अगर लॉजिकली सोचो तो समझ सकते हो कि साइकिलिंग पॉलिसी इन्होंने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है साइकिलिंग सिटी में गवर्नमेंट का, कि गवर्नेंस का, कि इनकरेज करें साइकिलिंग इन द सिटी। और इससे वही है स्थायी रूप से अर्बन ट्रेवल चलेगा। और जो है ट्रैवलिंग है एक पॉलिसी टूल होता है सर अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ा, भाई कम्यूट करना, इधर से उधर जाना, मतलब ये बहुत बड़ा प्रशासन होता है। एक आई मतलब बड़े बड़े शहरों में तो आईपीएस की जो पोस्ट है वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होती है, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से ट्रैवलिंग एक बड़ा मुद्दा है।
और ये मतलब एक इंटरनेशनली देखा जाए तो साइकिलिंग को जो है और एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? यहाँ पे आती है असली बात। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्लीन है, कोई उत्सर्जन तो होता नहीं भाई कार्बन का, और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक, क्या चाहिए यार, टायर में हवा और ग्रीसिंग की ज़्यादा कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, सस्ता भी है। ठीक, और ये पोल्यूशन भी नहीं करती, नॉइज़ भी नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पट 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 आप देखते हो कि हॉर्न बजा के जा रहे हैं सब मोटरसाइकिल, और कई सारे बुलेट वाले होते हैं वो तो पटाखे ही बिल्कुल भयंकर, लोगों को जो है दिल का दौरा पड़ जाए इतनी तेज आवाज़ करते हैं। तो ये नॉइज़ वाइज भी नहीं करते हैं, और जो है एक पोटेंशियल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार का एक विकल्प हो सकता है। ठीक, फिर से वही बेनिफिट बताएं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एमिशन नहीं होता है, नॉइज़ नहीं होता है, कॉस्ट बहुत कम है, और मॉडेस्ट प्राइस में एनर्जी एफिशिएंट भी है। ठीक है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है यार, ये क्यों नहीं इसमें मेंशन किया गया है? हमारी हेल्थ भी तो अच्छी होती है ना इसके साइकिलिंग से। और इसके लिए कम जगह की रिक्वायरमेंट है पार्किंग के लिए, और कम मतलब काफ़ी कम कॉस्ट में एज़ कम्पेयर टू कार हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, इसको आप लोग एसए में और मेंस में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सिटी कौन है? चंडीगढ़, ये प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर। अब देखो, नागालैंड की नागा ट्राइब्स जो है उनकी एक जो है एक शीर्ष निकाय है या फिर एफेक्स बॉडी है जिसका नाम है नागा होहो। नागा होहो जो है उन्होंने नागालैंड गवर्नमेंट को ये चेताया है, चेतावनी दी है कि भैया जी, तुम जो ये बना रहे हो रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, जो रजिस्टर ये बना रहे हो, ये आसाम की तरीके का जो है ना, एनआरसी के तरीके का जो बनाना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक, इसमें जो है ये उनको मतलब थोड़ी नाराज़गी है, अभी बताएंगे क्यों। क्योंकि मेन अभी चलो बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि 3 मेंबर की उन्होंने कमेटी 2019 में बनाई थी। अब 2019 के बाद से 20 में कोरोना और फिर कोरोना चल रहा है अभी। ठीक, तो उन्होंने पढ़ना था, एग्जामिन करना था, रिकमेंड करना था RIIN का, और RIN बनता तभी जब एक्सटेंसिव सर्वे हो जाता विलेज में, वार्ड में, और जो इंडिजीनस इनहेबिटेंट्स हैं यानी कि जो वहाँ के जो है स्वदेशी जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह काम करता। मेन उद्देश्य यही था कि भैया जो फेक इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनको रोका जाए। और RIIN लिस्ट जो है ये एक्सटेंसिव सर्वे काफ़ी तगड़ा होता, उस पर बनाया जाता है, इसे बनाया जाता, और ये एक मास्टर लिस्ट हो जाती है जितने भी लोग वहाँ पे मतलब वाकई में नागालैंड के रहने वाले हैं उनकी। ठीक, और एंटायर एक्सरसाइज को जो है मॉनिटर निगरानी किसके अंतर्गत होता? कमिश्नर जो नागालैंड के हैं उनके अंतर्गत होता, और इसको एकीकृत किया जाता ऑन द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या है? जिसमें कि आपने देखा होगा जिस भी स्टेट में इसको लगा दिया जाता है वहाँ पर बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसको इनर लाइन परमिट के अंतर्गत परमिट लेना पड़ता है, कि जैसे कि नागालैंड। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देता है इस परमिट को, और ये पहले जो है ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसको आखिरी में बताया हुआ लेकिन अभी चलिए बता दे रहा हूँ थोड़ा सा संक्षेप में। पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपने जो टी गार्डन्स हैं और काफ़ी जो अपने उनके वाणिज्यिक जो मुद्दे थे, कमर्शियल जो इंटरेस्ट थे, उनको बचाने के लिए। और उस समय ये था कि बाहरी लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक, लेकिन भारत जब संविधान बना तो उसको जो है ये कर दिया गया कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है कि उनको आने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कंसर्न क्या है? नागालैंड। अब देखो यहाँ पे नागालैंड वाले कह रहे हैं कि जो नॉन इंडिजिनस नागाज हैं उनके हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि RIIN बनेगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे नागाज जिनको ये बता दिया जाएगा कि तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, और फिर उनकी जो है लैंड प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली जाएगी। अब इसमें आप सोचोगे यार ये तो अच्छा है, फिर ये क्यों बुरा मान रहे हैं? ये बुरा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो है डेट का चक्कर है। ये डेट है December 1, 1963, जब नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला था। अब इसके पहले वाले जो लोग हैं वो हैं तो नागा के ही, या फिर बाद में भी जो हैं तो वो मतलब क्योंकि नागालैंड जब बन गया तो जो लोग पहले नागालैंड से बाहर रहे थे लेकिन नागा ट्राइब को मानते थे अपने आप को, वो इस डेट के बाद आ गए मतलब नागालैंड में। तो उनको लग रहा है यार कि उससे पहले वालों को तो आप मान लोगे नागालैंड का, लेकिन उसके बाद वालों को नहीं मांगोगे, लेकिन वो हैं तो नागा ट्राइब ही। तो ये तरीके से भेदभाव हो जाएगा, ये चीज़ कहने वाली बात है। इसलिए और कई सारे नागाज जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए इनर लाइन परमिट जो मैंने बताया कि ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, जो आउटसाइड रह रहे हैं वो इस प्रोटेक्टेड स्टेट्स में आते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, और इंटरनेशनल ये गवर्नमेंट का मतलब एम ये है कि मूवमेंट जो है सर्टन एरियाज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, वहाँ पे इसको बनाया जाए। और ILP का ओरिजिन जो है ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873
ये तब हुआ था, ब्रिटिश क्राउन जो है अपने इंटरेस्ट तेल, ऑयल, एलिफेंट ट्रेड की वजह से इसको रखता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें ब्रिटिश सब्जेक्ट को चेंज करके सिटीजन ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक, 1950 में। ठीक, तो ये वाली चीज़ थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही यहाँ पे जा सकते थे। अब यहाँ पे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं तो परमिट लेके जाना पड़ेगा, ये वाली चीज़ है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अब देखिए ये वाली जो चीज़ है ट्राइब्स राइट्स वाली, इसमें शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5, इन दोनों के बारे में आज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये होमवर्क है आप लोगों का। ठीक, अगला देखिए जो टॉपिक है हमारा, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल NCSC, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यूनियन मिनिस्टर जो है रवि शंकर प्रसाद, सॉरी, इन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, रवि शंकर प्रसाद जी ने, जो सूचना प्रौद्योगिकी विधि और न्याय मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का जो है अनावरण किया। ओकेजन कब क्या थी, भारत रत्न हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका 130वां जो है बर्थडे था उस दिन। ठीक, और इसमें आप समझ रहे हो ऑनलाइन ग्रीवांस है, मतलब किसी को शिकायत है, जो शेड्यूल कास्ट हमारे जो हैं भाई बहन, वो लोग उसमें शिकायत कर सकते हैं अपना। पोर्टल को इस तरीके से डिज़ाइन किसने किया है, एक तो बिसाग एन ने किया है। बिसाग एन क्या है, भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, अपना ये अंतरिक्ष से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और ये एंड टू एंड ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस जो है और उनकी ट्रैकिंग का जिम्मेदारी इसी की होगी। ठीक, समझ में आ गया, बिसाग एन की जो भी कंप्लेंट आएंगी, सबका कंप्लेंट का जो ट्रैक करना, सब निवारण करना, इसकी जिम्मेदारी होगी। NCSC के ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल जो है, ये शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है उनके लिए इजी बना देगा कि वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं किसी भी देश के, अपने देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए। फाइनली इसका जो इंटेंशन यही है कि हियरिंग प्रोसेस इसका ऐसा हो जाए जैसा कि ई कोर्ट्स में होता है। ठीक, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय है उनकी तरीके से जो है यहाँ पे कार्य हो जाए, ये मेन इसका मुद्दा है यहाँ पर। और ये पोर्टल जो होगा, ये लिंक होगा कमीशन की वेबसाइट से। कमीशन कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। और वन कैन फाइल वंस कंप्लेंट, उस पर मतलब इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर करो, पंजीकरण करो, और फिर उसके बाद कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक, और फैसिलिटी जो है ये इसमें ये भी है कि भाई साहब आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। अच्छी चीज़ है, मतलब पूरी तरीके से है कि आजकल मोबाइल सब यूज़ ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। ठीक, और ये सप्लीमेंट करेगा जो फिजिकल सबमिशन ऑफ कंप्लेंट्स हैं उसके साथ साथ, ऐसा नहीं कि फिजिकल कंप्लेंट बंद कर दी जाएंगी, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, समझ रहे हो, सप्लीमेंट करेगा ये चीज़। समझ, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी हो तो उसके लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको आना बहुत जरूरी है, पढ़कर समझना कि क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक, अगला जो है एनसीएससी के बारे में समझ लेते हैं। एनसीएससी आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो उद्देश्य है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, तहकीकात करे और निगरानी करे जो भी इशू हैं हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों के लिए, उनके जो भी राइट्स हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, जो भी लॉ हैं उनके अनुसार, और अभी फोर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाए गए हैं, इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 338 में अमेंडमेंट किया गया 2003 में। अब ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, कमेंट करके बताइए। और इसमें एक आ गया कि नेशनल कमीशन, पहले क्या होता था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेम होता था, फिर इनको अलग अलग कर दिया गया, और 2004 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338 में आ गया, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है वो 338A में आ गया। ठीक, और अभी अगर आप लोग देखो तो कौन सा आर्टिकल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 102, उसमें क्या हुआ है, आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC जो है 338B में आ गया है। ये भी एक संवैधानिक जो है आपका निकाय बन गया है। अच्छा, आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 किससे संबंधित है, EWS से संबंधित है। आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 किससे संबंधित है, जो आपका SC ST का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल और बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा, 334 के अंतर्गत। और वहीं आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियंस जो हैं उनका रिजर्वेशन चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में, दोनों से हटा दिया गया है। ठीक,
और जो बढ़ाया गया SC ST का 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन सीट्स का, ये भी विधानसभा और संसद दोनों में बढ़ाया गया है, ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, फंक्शन क्या है इनका NCBC का, कि भैया ये इन्वेस्टिगेट मॉनिटर करते हैं जो भी मैटर्स होते हैं शेड्यूल कास्ट से संबंधित, उनको उसको संवर्धन प्रमोट करते हैं, संरक्षित करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ वो दिए गए हैं या फिर अलग से लॉ बनाए गए हैं अभी फोर्स में, उन सबका जो है इनको संरक्षण करना है। ठीक। और जो ये आपका जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के मामलों में संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करना। मान लीजिए कोई उनके अधिकार हैं शेड्यूल कास्ट के, और वो अधिकार का हनन हो रहा है और उसको अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस उन जो कंप्लेंट्स आएंगी उन पे जो है इंक्वायरी करेगा। ठीक। NCSC सॉरी, और पार्टिसिपेट करता है, एडवाइस करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सामाजिक आर्थिक विकास होना है शेड्यूल कास्ट का, उसमें जो है उसमें भागीदारी भी रहती है इनकी, उसमें प्लानिंग प्रोसेस में, योजना बनाने में एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ बाद में मूल्यांकन भी करते हैं, इवेल्युएट भी करते हैं कि भैया ये जो डेवलपमेंट हमने जो सोचा था कि सामाजिक आर्थिक विकास किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी किस पे, यूनियन और स्टेट दोनों ही लेवल पे। ठीक। और ये प्रेसिडेंट को अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपते हैं एनुअली, और जब भी कमीशन को लगता है सही, और वो रिपोर्ट जो है अपॉन द वर्किंग ऑफ देयर सेफ गार्ड, कि किस तरीके से सेफ गार्ड ये कर रहे हैं जो भी राइट्स और जो भी अधिकार हैं हमारे SC भाइयों के। ठीक। भाइयों बहनों, तो उसके लिए एक रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को दी जाती है। ठीक। और प्रेसिडेंट उसको जो है संसद में रखता है। ये पूरा जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक था ये वाला, इस पे जो है क्वेश्चन आप लोग का लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ इंडिया जो है उनसे रिलेटेड अलग से एक टॉपिक भी दे रखा है मेंस के सिलेबस GS पेपर 2 में। अगला जो टॉपिक है हमारा है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि। अब देखिए ये वाला सिंपल सा वही है कि आपका RCEP जो पैक्ट था, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर जो है विवियन बालाकृष्णन, इन्होंने कहा है कि भारत को आ जाना चाहिए, उसको अपने डिसीजन को, कि भारत ने तो मना कर दिया था RCEP में कि उसका हिस्सा नहीं रहेगा। वो क्या था, मुद्दा क्या था, क्यों मना किया था, उनको लगता था कि, भारत को लगता है कि चाइना जो है अपना मार्केट तो ओपन नहीं कर रहा है इंडिया के लिए, लेकिन हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा और चाइना से हमारा वैसे ही ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हमने नहीं किया। और भी कुछ थे कि इंडिया ये चाहता था कि भाई इंडिया में भले ही गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की, इतनी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग इतने व्यापक लेवल पे नहीं होती है, लेकिन सर्विसेज में हमारे यहाँ अच्छे स्किल्ड जो है वो हैं, पर्सनल हैं, उनके लिए भी हमें होना चाहिए इसमें प्रावधान, तो वो भी नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से भारत ने मना कर दिया था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि कोविड हो गया है, इस समय भारत की ज़रूरत है पूरे जो RCEP को, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बस सिंपल सी बात यहाँ पे यही है, क्रूशल रोल कर सकते हैं ग्लोबल में, इन मतलब अस्थिरता फैली हुई है उसके लिए। और RCEP का फैक्ट अगर देखें तो दुनिया की GDP, सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 28%, इस ये मान मतलब इसके पास है, RCEP के पास ट्रेड भी 28% और पॉपुलेशन भी 30% है। ठीक। इसमें एशियान के 10 लोग हैं, कौन कौन से हैं, CLMVT। ठीक। आपका ये हो गया कंबोडिया, और L से लाओस PDR हो गया आपका, ये मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक। और इसके बाद क्या है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक, आपका ब्रुनई, और जो है म्यांमार। ठीक। तो ये तो हो गया आपके 10, और उसके अलावा चाइना, जापान, कोरिया, चाइना, जापान, कोरिया, सॉरी कोरिया। ठीक। और दो और कौन से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक। ये जो ट्रेड पैक्ट है ये इंडियन कंपनी मतलब के लिए एक प्लेटफॉर्म था ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें लार्जर मार्केट में। और इस समय ये भी कह रहा है, मतलब ये लोग, ये सिंगापुर वाला बंदा बोल रहा है विवियन बालाकृष्णन, कि US चाइना में काफ़ी टेंशन चल रही है, और पेंडेमिक भी आया हुआ है, और मतलब सबके बड़े निगेटिविटी फैली हुई है पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस समय साइबर सिक्योरिटी के इशू हैं, इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक। तो एक तरीके से इंडिया के बिहाफ पे बात कर रहे हैं वो, और इंडिया के फेवर की बात कर रहे हैं। ठीक। और RCEP जो है नवंबर 2020 में ये इफेक्ट में आ गया था, और इसमें 10 एशियन कंट्रीज़ हैं जैसा बताया, और उसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है। RCEP एक ऐसा पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो कि 4 में से 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया की, भाई इंडिया तो है ही है, तो इंडिया इसमें नहीं है, तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया जो है इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है, जो कि एक सक्सेसर माना जा रहा था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसको US इससे विड्रॉ कर गया। ठीक। इसमें कौन कौन, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, ASEAN, ये सब लोग थे।
तो अब जो है मतलब ये हो गया कि वाला बना नहीं, आरसीईपी इफेक्ट में आ गया, और आरसीईपी विदाउट इंडिया जो है कह रहे हैं कि काफ़ी इसमें इंडिया की ज़रूरत है, ये वाली चीज़ है। इंडिया अभी नहीं करेगा, इसको देखना आप। आरसीईपी को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इसमें जो लेबर है, ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक, मानव अधिकार हैं, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज जो हैं, जो आपके पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे हैं, इनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसा कौन बोलेगा भाई? भारत बोलेगा, क्योंकि उसको उसको ज्वाइन नहीं करना है। और इंडिया ने इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि ये क्या, चाइनीज़ गुड्स इंडिया में आ जाएंगे, ट्रेड इम्बैलेंस पहले से ही इतना ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है हमारी सर्विसेज के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं, अपना मार्केट तो चाइना ओपन कर नहीं रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो आरसीईपी, अब देखो जो इस तरीके की जो ये होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, रीजनल ग्रुपिंग होती हैं, इसमें किसमें इंडिया नहीं है, और है तो क्या फुल मेंबर है? ठीक, ये सब ध्यान में रखा करो। ठीक, कोई अभी रिसेंट कोई डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित था? वो एशियन राइनो संबंधित था। कोई डिक्लेरेशन तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं, बिम्स्टेक जैसे कि इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सार्क का क्या हो रहा है, जिसमें इंडिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एनएसजी, समझ रहे हो, नेशनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो ये वाली बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कि रिसर्च अभी लिथियम आयन पर बैटरी परफॉर्मेंस पे चल रही है। आईआईटी गुवाहाटी ने एक टेक्निक अभी बना ली है, विकसित कर ली है, जिसके जरिए जो रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। डेवलपमेंट जो अगर है लिथियम आयन की बैटरी के लिए, नोबेल प्राइज़ भी 2019 में दिया गया केमिस्ट्री में, और ये जॉइंटली दिया गया था स्टैनले विटिंगम, जॉन गुडइनफ और अकीरा योशिनो को। ठीक, इन्होंने जो है लिथियम आयन बैटरीज का डेवलपमेंट किया था, जो कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, पावर बैंक सब जगह यूज़ होता है। और ये जो फाउंडेशन है लिथियम आयन बैटरी का, ये ऑयल क्राइसिस जब 1970 की हुई थी, 1970 में ऑयल क्राइसिस हो गई थी, मतलब कि क्या हुआ था कि जो ओपेक वाली कंट्रीज़ है ना, इन्होंने जो है सप्लाई करने के लिए मना, मतलब वो कर दिया था कि तेल हम सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि विटिंगम जो एक थे इनमें से, इन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी कि फॉसिल फ्री इनर्जी टेक्नोलॉजी पर, और वहीं फिर बाद में रंग लाया, और फिर जो है लिथियम आयन बैटरी बनी। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी ही लगती हैं अभी जो चल रही हैं, और बट आर स्लोली रीचिंग देयर थियोरेटिकल लिमिट्स। अब इनकी मतलब लिमिट्स हो रही हैं, मतलब इससे ज़्यादा इसको परफॉर्मेंस बढ़ाने का अब हो नहीं पा रहा है। थ्योरी में मतलब जो लिमिट हम लोग सोचते थे कि वो हो सकती है जब पहले शुरुआती दौर पे, अब हमने उसको भी पा लिया है, ये कहा जा रहा है। ठीक, और ये अभी रफली देखा जाए तो 300 वॉट आवर पर किलोग्राम ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड कर सकता है। और बैटरी जो है कैन बी यूज टू स्टोर सोलर विंड पावर। अच्छा, इसमें सोलर विंड पावर भी स्टोर हो जाती है। ठीक, इसलिए इसका जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड, मतलब व्यापक रूप से इसका यूज़ होता है, और मे इवन बी पॉसिबल टू लिव इन ए फ्यूल फ्री सोसाइटी। मतलब फ्यूल नहीं भी हो तब भी लिथियम आयन होगा तो भाई हम लोग कार, मतलब सब आना जाना, ट्रैवलिंग, सारे बिजली पानी का काम जो है लिथियम आयन के थ्रू कर सकते हैं। देखो ना, आज मोबाइल सारा कुछ कर सकते हो आप। नुकसान इसका यही है कि जो बैटरी है उसकी ओवर हीटिंग काफ़ी होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी फट गई, आग लग गई, ये सब हो गया ना, वो लिथियम आयन बैटरी तो होती है, और ये हाई वोल्टेज से काफ़ी जो है इसको नुकसान हो जाता है एकदम से, और ये ज्वलंत है भी है, कंबस्टिबल मटेरियल से ही बनी है। और कई बार देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम होता था ये अपनी कैपेसिटी, अब होता ना कि यह बैटरी कहते नहीं यार, पुराना हो गया है फ़ोन, बैटरी अब जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, वही सब चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिकल में आप जोड़ना है आपको। जो आप पढ़ रहे हो सब आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है आसपास। अब शोधकर्ताओं ने क्या विकसित किया है, देखो अब इसमें जो है आईआईटी गुवाहाटी जो है, इन्होंने टेक्निक निकाली है कि प्रिसाइसली एस्टिमेट कर सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी इंटरनल स्टेट्स, एसओसी, स्टेट ऑफ चार्ज। ठीक, इन्होंने ये टेक्निक निकाली आईआईटी गुवाहाटी वाले ने कि हम ये समझ सकते हैं कि अभी स्टेट ऑफ चार्ज क्या है। मान लीजिए 100% जब फुल चार्ज हो जाता है, अभी 35% है कि 40% है, तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि अब हमको चार्जिंग पे लगाना है या फिर चार्जिंग से हटाना है। यही चीज़ बता रहा है एसओसी। क्या बताता है कि रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द बैटरी कितनी बची हुई है, और हमें कितना चार्ज अभी विड्रॉ कर चुके हैं, कितना हमें डिस्चार्ज हो चुका है, कितनी हमें बैटरी की ऑप्टिमाइज हमें करना है कैपेसिटी को, कितना ताकि ओवर चार्जिंग भी ना हो। ठीक, वहीं लाइफ स्पैन कितना चलेगा, कॉस्ट भी बचेगी, इन सब चीज़ों से ये होगा अगर हम स्टेट ऑफ चार्ज जान जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास कोई क्या विकल्प है।
अभी लिथियम आयन बैटरी का इस समय। तो रिसर्चर्स जो हैं, आपका शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि हमारे पास जो विकल्प हैं वो हम विकल्प के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, शोधकर्ता ये कह रहे हैं। और इन बैटरीज पे हम मतलब और भी बैटरी जो है उन पे भी उनको इम्प्रूव करते आ रहे हैं। 2019 में देखा गया जॉन हॉपकिंस के अप्लाइड फिजिक्स में लिथियम आयन बैटरी जो है दैट डज नॉट कैच फायर, ऐसी डेवलप कर ली गई लिथियम आयन बैटरी जिसमें कि आग ना लगे। और ये जो है लिथियम लिथियम के साथ में सल्फर बैटरी, सल्फर को जोड़ दिया गया है, जिससे ये कंसिडर किया जा रहा है कि लिथियम आयन से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम पैसे में बन जाती है, एनर्जी दक्षता भी ज़्यादा है और सेफ भी ज़्यादा है। और कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि सल्फ़र जो है काफ़ी ईजिली अवेलेबल है इसलिए। ठीक, तो लिथियम सल्फ़र हो सकता है हम लोग आगे देखें कि लिथियम सल्फ़र बैटरी जो है हम लोग व्यापक रूप से समग्रता से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ये हमारा फेवरेट सेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन बनेगा एसपी से। इसमें हम लोग कुछ सिर्फ पढ़ते नहीं, पढ़ के ये भी समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम के कठिन आवर में, प्रेशर के सिचुएशन में आपका एलिमिनेशन मेथड से, और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो भी सब समझते हैं। देखिए मंकी डक्टाइल करके एक है, चीज़ से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू बताना है आप लोगों को। ठीक, मंकी डक्टाइल जो है ये एक फ्लाइंग रेप्टाइल है। ठीक, और सबसे प्राचीन सम्मुख अंगुष्ठ अर्थात उल्टे अंगूठे वाला एक उड़ने वाला सरीसृप है। ओल्डेस्ट अपोजेबल थम्स। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, और इट हैज़ बीन नेम्ड कुनपेंगो टेसरस, ठीक, टेरस, और एंटीपोलिकटस, ठीक, जिसको हम मोंकी डक्टाइल भी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, वाला स्टेटमेंट भी। और अजीब सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप कर लोगे, ये खुशी की बात है। दीज आर द फर्स्ट एनिमल, ये पहले ऐसे एनिमल थे जो इंसेक्ट के बाद जिन्होंने उड़ना स्टार्ट किया। और ये काफ़ी बड़े साइज़ में थे, कभी कभी तो जेट एयरक्राफ्ट के साइज़ के बराबर भी थे और बहुत छोटे भी थे। तो ये पहले वो एनिमल थे जिन्होंने इंसेक्ट के बाद उड़ना स्टार्ट किया, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। और अभी एक जो है न्यू प्रेटेरोसॉर, ठीक है, डायनासोर वाले ही सारी चीज़ें हैं। न्यू प्रेटेरोसॉर फॉसिल अभी डिस्कवर किया गया है, कहाँ पे? चाइना में। टियोजिया जिशान फॉर्मेशन ऑफ लियोनिंग। और ये 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, तो 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये प्टेरोसॉर जो स्पेशीज़ है। ये एक सरीसृप है और ये डायनासोर का कजिन है। और अगर अपोजिबिलिटी ऑफ द थंब को अगर देखा जाए तो ये साइमल्टेनियसली फ्लेक्स कर सकते हैं, एबडक्ट कर सकते हैं, मिडली रोटेट द थंब। ठीक, अंगूठे की सम्मुखता अंगूठे को एक साथ मोड़ने, झुकाने या बीच में से घुसाने में सक्षम बनाती है, जिससे अंगूठे की नोक से दूसरी उंगलियों के सिरों को छुआ जा सकता है। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आएगा। देखो कितना खूबसूरत है ये, देख रहे हो ये कैसे इसका यूज़ कर रहा है, ये ठीक, ये बड़ा सुंदर सा है, इसी का नाम है मंकी डक्टाइल। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्लोबल फूड पॉलिसी 2000 पॉलिसी रिपोर्ट 2021 संबंधित। ये रिपोर्ट जो है ये किससे संबंधित है? क्या इम्पैक्ट, क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबल फूड सिस्टम के ड्यू टू कोविड पैंडेमिक? ठीक है, कोविड पैंडेमिक की वजह से क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल फूड सिस्टम पे, ये इससे संबंधित है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये रिकमेंड करती है या खाद्य प्रणाली पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी और लचीली सरकारी नीति की सिफारिश करती है। क्या स्टेटमेंट सही है? बताइए, सही कि गलत है? अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज़ करी है फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021। देखिए ये सही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो रिपोर्ट है, जैसे मैंने आप लोगों से कल पूछा भी था कि वर्ल्ड हेल्थ जो हंगर वाली इंडेक्स आती है जिसमें 94th हमारी रैंक बताई जाती है, वो कौन निकालता है? इफ्प्री, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी ने ही ग्लोबल फूड पॉलिसी 2021 भी रिपोर्ट निकाली है। इफ्री एक सेंटर है जो कि प्रोवाइड करता है आपका रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सोल्यूशन। ठीक, नीति बनाने के लिए जो है अनुसंधान के भरोसे जो है कोई नीति सोल्यूशन बताता है, ताकि जो है हम क्या क्या चीज़ रिड्यूस कर सकें, आपकी पॉवर्टी, ठीक, या और हंगर और कुपोषण। ठीक, ये तीनों ही करेगा, सिर्फ हंगर की बात नहीं करता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात करता है, मॉलन्यूट्रिशन को भी। और ये रिपोर्ट जो है रिकमेंड करती है ट्रांसफॉर्मिंग द फूड सिस्टम टू अचीव हेल्दी डाइट सबके लिए हो सके। तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग को ये मतलब थोड़ा बहुत भी हमारी जो गाइडेंस अच्छी लगती है और आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरीके से आपको ये पूरा यहाँ पे टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट पेड ग्रुप यूपीएससी
2021 का, और EPFO का भी जो है कंप्लीट पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के ही सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के भी पेड ग्रुप जो चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज़ आप लोग को मिलेगी, स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, और जो है 1-to-1 डिस्कशन होगा, लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से संबंधित। तो इनको ज्वाइन करने के लिए आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 8564880530 और 9696060809 पे कॉल करके आप लोग जानकारी और ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 6 बजे कल। तब तक लेते हैं आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।